नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने दिन के लिए महत्वपूर्ण घटना के खिलाफ अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। फेडरल रिजर्व रेट सेटिंग मीटिंग आज से शुरू होगी। ट्रेडर्स को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट में बढ़त की उम्मीद है। हालांकि कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इन्फ्लेशन के बारे में चल रही चिंताओं के बीच 50 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। नए सिरे से आशंकाएं मार्केट्स में फैल गई हैं, जिससे रिस्की एसेट्स कम आकर्षक हो गए हैं। बिटकॉइन सोमवार को ऊपर जाने के बाद $22,600 से नीचे गिर गया है। नवंबर की शुरुआत के बाद से इसका सबसे बड़ा एक दिन का ये नुकसान है। अगस्त के मध्य के बाद पहली बार रविवार को $23,900 से अधिक चढ़ने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $22,720 पर ट्रेड कर रही थी, जो 4.5% से अधिक नीचे देखने को मिली। ऐसे में ईथर सोमवार को 5% गिरकर लगभग $1,550 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में 4.13% की गिरावट का रिप्रेजेंट करते हुए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $1.04 ट्रिलियन है। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम बढ़कर $56.82 बिलियन हो गई है, जो 8.62% की वृद्धि है। डीफाई का अमाउंट वर्तमान में $4.62 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम का 8.13% है। $51.35 बिलियन की टोटल वॉल्यूम के साथ टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम का 90.36% हिस्सा स्टेबल कॉइन का है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 42.39% है, जो पिछले दिन से 0.03% अधिक है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX टर्किश यूनिट्स को अपने बैंक्रप्सी केस से हटाने की मांग कर रहा है। फ्राइडे कोर्ट फाइलिंग करते हुए कहा कि टर्किश अथॉरिटीज को अमेरिकी अदालतों के निर्देशों का पालन करने की संभावना नहीं है। FTX ने यूएस में 11 नवंबर को बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था और इसके नए मालिक दुनिया भर में 134 एंटिटीज के मामलों को अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नए यूएस मैनेजमेंट ने कहा है बैंक्रप्सी के दिनों के भीतर टर्किश लॉ एनफोर्समेंट ने FTX की गतिविधियों की जांच की घोषणा की और 23 नवंबर को इसकी लगभग सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। उन्हें वाइडर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स में शामिल करने के लिए इसे फ्रूटलेस बना दिया। रिक्वेस्ट FTX टर्की से संबंधित है। पेरेंट कंपनी FTX ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा ओन्ड का स्थानीय एक्सचेंज 80% और SNG इन्वेस्टमेंट FTX की ट्रेडिंग आर्म अल्मेडा रिसर्च की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। फाइलिंग में दोनों को कॉर्पोरेट ग्रुप के भीतर स्ट्रेटेजिक नहीं के रूप में वर्णित किया गया है। एसेट्स और एक्टिविटीज काफी हद तक टर्की तक ही सीमित है। फाइलिंग में कहा गया कि पेरेंट कंपनी अभी भी टर्किश लॉ के तहत कार्रवाई कर सकती है और कुछ टर्की लेनदारों ने स्थानीय अदालतों में निजी दावों को दर्ज करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स की चैरिटी कमीशन ने इफेक्टिव वेंचर्स फाउंडेशन की जांच शुरू की है, जो अब इफेक्टिव वेंचर्स फाउंडेशन के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा समर्थित एक चैरिटी है। जांच से चैरिटी की एसेट्स के लिए जोखिम की सीमा की जांच होगी। चैरिटी ने FTX के बैंक्रप्सी को एक गंभीर घटना के रूप में रिपोर्ट किया है, क्योंकि इसे एक्सचेंज की फिलैंथ्रोपिक आर्म से सिग्निफिकेंट फंड्स रिसीव हुए थे। कमीशन ने कहा कि ट्रस्ट पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और आगे रेगुलेटरी मुद्दे सामने आने पर वह अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं। डीफंक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के पूर्व एम्पायर की एक शाखा अल्मेडा के खुद के बैंक्रप्सी दाखिल करने से पहले लेंडर वॉयजर डिजिटल को ट्रांसफर लगभग $446 मिलियन वापस करना चाहता है, एक लॉ सूट के मुताबिक। वॉयजर डिजिटल और HTC ट्रेडिंग के खिलाफ सोमवार को फाइल्ड एक कंप्लेंट के मुताबिक पिछले जुलाई में बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के बाद अल्मेडा ने वॉयजर को अपने सभी आउटस्टैंडिंग लोन्स चुका दिए। इन लोन्स में से कुछ उस समय मैच्योर होने वाले थे जब वॉयजर ने उनके रीपेमेंट की रिक्वेस्ट की थी। फाइलिंग में कहा गया है कि वॉयजर के पास अल्मेडा के साथ 10 अलग अलग लोन शीट थी जब उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। सितंबर और अक्टूबर 2022 में कई फाइलिंग में वॉयजर ने दावा किया कि ये FTX द्वारा जारी एक एक्सचेंज टोकन और SRM सीरम प्रोटोकॉल के लिए टोकन बिटकॉइन, डोजकॉइन, ईथर, USDC, लाइटकॉइन के साथ साथ कई क्रिप्टो करेंसी के रूप में अल्मेडा को दिए गए लोन्स के लिए कोलैटरल के रूप में है। फाइलिंग में कहा गया कि अल्मेडा ने वॉयजर को बिटकॉइन, डोजकॉइन और ईथर, USDC, लाइटकॉइन के साथ साथ कई क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपना कर्ज चुकाया है। डोजकॉइन के बारे में इलॉन मस्क के रीसेंट ट्वीट्स ने मीम कॉइन को एक बार फिर से उछाल दिया है।
स्वयं घोषित डोजफादर ने हाल ही में पिछले साल किए गए एक ऑफर की पुष्टि करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। ऑफर सीधा था, अगर मैकडॉनल्ड्स ने डोजकॉइन को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो मस्क टीवी पर मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील खाएंगे। ये ऑफर जनवरी 2022 में किया गया था। उस समय डोज $0.13 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन मस्क के मैकडॉनल्ड्स के ऑफर की वजह से मीम कॉइन की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, जो बाद के दिनों में $0.15 हो गई। हालांकि रैली शॉर्ट लिव्ड थी और डोजकॉइन ने डोजफादर की ऑफर के द्वारा किए गए सभी गेन्स को जल्दी से रिवर्स कर दिया। इलॉन मस्क को 27 जनवरी 2023 को मैकडॉनल्ड्स के एक ट्वीट में टैग किया गया था। ट्वीट में मस्क के इनिशियल ऑफर का हवाला देते हुए और पूछा गया था कि क्या ये अभी भी खुला है। मस्क ने जल्दी से पुष्टि की कि ऑफर अभी भी खुला है। इस लेटेस्ट डोजकॉइन एंडोर्समेंट ने टोकन की वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया। अगले दिन डोज $0.085 से बढ़कर $0.092 हो गया। इस 8% वृद्धि ने टोकन को 6 हफ्ते के उच्च स्तर पर धकेल दिया। बैंक्रप्सी की चल रही सुनवाई के दौरान डिफंक्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने पब्लिकली ट्रेड करने वाले रिकवरी कॉर्पोरेशन के रूप में खुद को रीब्रांड करके प्रोसेस से बाहर निकलने के प्लान को रिवील किया है। अगर प्लान अप्रूव हो जाता है तो एक अनस्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ऊपर लॉक्ड एसेट वाले क्रेडिटर्स को एसेट शेयर टोकन रिसीव होगा। विशेष रूप से रिसीव्ड AST उनकी एसेट के वैल्यू को दर्शाएगा और होल्डर्स डिविडेंड्स अर्न करने या उन्हें ओपन मार्केट में बेचने में सक्षम होंगे। हालांकि प्लान को क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी से आलोचना मिली है। कमेंटेटर्स ने इसे संभावित घोटाला करार दिया है। ये ध्यान देने योग्य है कि टोकन जारी करने की थ्रेशोल्ड निर्धारित नहीं की गई है। सेल्सियस लॉयर्स ने कहा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कमेटी के साथ चर्चा चल रही है। सेल्सियस के मुताबिक कंपनी द्वारा अप्रोप्रिएट बिड्स रिसीव करने में विफल रहने के बाद रिकवरी के ऑप्शन पर विचार किया गया। दूसरी ओर प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई करता है कि रिकवरी पार्शियल होगी। ये स्पष्ट नहीं है कि रिकवरी प्लान प्लेटफॉर्म से एसेट विड्रॉल्स पर पिछले अपडेट को प्रभावित करेगा या नहीं। Aave V3 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल का हाल ही में लॉन्च किया गया। थर्ड वर्जन डिपॉजिट में $26.1 मिलियन और लोन्स में $6.66 मिलियन प्राप्त हुए हैं। हालांकि आंकड़ा आवे के वर्जन 2 की तुलना में काफी कम है, जिसने $5.48 बिलियन से ज्यादा डिपॉजिट और $1.7 बिलियन लोन में अट्रैक्ट किया है। विशेष रूप से इथेरियम नेटवर्क के जरिए आवे V3 और V2 पर स्टेबल कॉइन्स BUSD, USDC और DAI सबसे ज्यादा लोन्ड कॉइन्स थे। 2022 में आवे क्रिप्टो लेंडिंग प्रोटोकॉल पर USDC जैसे प्रोमिनेंट कोलैटरल टाइप्स के लिए क्रिप्टो लोन यूटिलाइजेशन रेट्स में काफी गिरावट आई है। विशेष रूप से यूटिलाइजेशन रेट दर्शाती है कि अवेलेबल लिक्विडिटी की तुलना में पूल का कितना हिस्सा लोन्ड आउट कर दिया गया है। $1.2 बिलियन से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ आवे का नेटिव टोकन DeFi इकोसिस्टम में 8वां सबसे बड़ा कॉइन है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग लेंडिंग प्रोटोकॉल के हाल ही में लॉन्च किए गए वर्जन 3 आवे V3 ने डिपॉजिट में $26.1 मिलियन और लोन में $6.66 मिलियन को अट्रैक्ट किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने अपनी नॉन फंजिबल टोकन ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड कंपनी सोरेयर के साथ करार किया है। सॉकर ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इंग्लिश सॉकर लीग और NFT बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम के बीच डील NFT परचेजेस को अपनी टीम बनाने और प्रतियोगिता के फैंटेसी वर्जन में कंपटीशन करने की अनुमति देता है। सिटी एम ने बताया कि ये डील 4 साल तक चलेगी, जो टोटल 120 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स की है। कंपनी ने सितंबर में $4.3 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ सीरीज बी राउंड में $680 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें सॉफ्ट बैंक विजन फंड और लायन ट्री से इन्वेस्टमेंट आकर्षित हुआ है। प्रीमियर लीग पेरिस बेस्ड प्लेटफॉर्म पर 280 से ज्यादा ग्लोबल सॉकर ऑर्गेनाइजेशंस और सभी 30 मेजर लीग बेसबॉल टीम से जुड़ता है। यूके ट्रेजरी द्वारा डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में चल रही जांच से इस हफ्ते जानकारी लीक होनी शुरू हो गई है। ऐसे में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा आयोग की आलोचना की गई। देश का रेगुलेटर जो डिजिटल एसेट सर्विसेज की पेशकश करने वाली कंपनियों की देखरेख करता है। 7 दिसंबर को FCA ने कमेटी के सामने गवाही दी और कमेटी के कुछ सवालों का लिखित में जवाब देने का वादा किया। लिखित फॉलोअप अब कमेटी द्वारा प्रकाशित किया गया है। FCA की सबमिशन के अनुसार FCA ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने वाली सिर्फ 5% फर्म्स को ही पहली कोशिश में स्वीकार किया गया था।
ये भी खुलासा हुआ है कि आवेदन करने वालों में से 85% को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे मिनिमम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते थे। वीटाडाओ एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्जेविटी साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड देता है, जिसने $4.1 मिलियन जुटाए हैं। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक फाइजर वेंचर्स, शाइन कैपिटल, L1 डिजिटल और बालाजी श्रीनिवासन के साथ टोकन राउंड में शामिल हो गया। द ब्लॉक के साथ एक इंटरव्यू में वीटाडाओ के सो कॉल्ड डील फ्लो स्टीवर्ड लॉरेंस के मुताबिक ये फाइजर का पहली बार डाओ में शामिल होना है। उन्होंने दावा किया कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए वीटा गवर्नेंस टोकन्स रखने वाली फर्म ने गवर्नेंस प्रपोजल में भी भाग लिया है। फंडिंग का ये राउंड फाइजर द्वारा वीटाडाओ से पहले से घोषित $500,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद आया है। वीटाडाओ फंडेड प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से एजिंग और लॉन्जेविटी से संबंधित है। इसने टर्न बायोटेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पिन ऑफ जो mRNA मेडिसिन डेवलप करती है। साथ ही कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी एजिंग प्रोसेस पर फार्मास्यूटिकल्स के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्टडी करती है। आने वाले साल में डाओ से निकले लॉन्जेविटी रिसर्च प्रोजेक्ट और बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।